सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू योर SEZ एक्ट ऑफ 2005, दैट इज योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ 2005। अभी तक जो अपन ने टॉपिक डिस्कस करा दैट इज बेसिक मीनिंग कि SEZ होता क्या है, बना कौन सकता है, प्रोसेस क्या अपन फॉलो करते हैं SEZ के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, एंड क्यों बनाया जाता है, क्या क्या गाइडलाइंस इशू की जाती है, किसके द्वारा गाइडलाइन इशू की जाती है। अब अभी तक जो अपन ने सारी चीजें पढ़ी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए जो टॉपिक रहा है वो है बोर्ड का अप्रूवल या बोर्ड से परमिशन। अब आज जो अपन को पढ़ाया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि बोर्ड बनता कैसे है, पावर्स क्या क्या आती है, अप्रूवल कमेटी कौन होती है, उनके पास क्या क्या पावर होती है, एंड अगर SEZ एस्टैब्लिशमेंट के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। अल्टीमेट पावर कल वाले पूरे टॉपिक के अंदर अपन ने देखी, जिसके पास थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बोर्ड प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर थी रूल्स मेकिंग की। तो जब अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रोसेस होकर आ रहा है तो आपके लिए जैसा अपन ने प्रोसेस के अंदर सेकंड पॉइंट में थर्ड पॉइंट में डिस्कस करा था, आपको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बार आपने सारी चीजें कर ली, SEZ एस्टैब्लिश हो गया, आपने फंक्शनिंग चालू कर दी, अब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से डील की जाएगी, एंड अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती तो क्या एक्शन लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी चीजें आज अपनी क्लास के अंदर अपन को बताई जाएगी। अब सबसे पहले अपन को चीज बताई गई है दैट इज सेक्शन 6 प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग जोन्स। प्रोसेसिंग जोन्स क्या हो गए, SEZ के अंदर ऐसे एरियाज, डेजिग्नेटेड एरियाज बेसिकली जहां पर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटी की जाती है, दैट इज योर प्रोसेसिंग जोन्स। नॉन प्रोसेसिंग जोन्स ऐसे एरियाज होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, दैट इज योर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एज सच वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही बट वो सपोर्ट करते हैं प्रोसेसिंग जोन्स को। अब नॉन प्रोसेसिंग जोन्स का एग्जांपल अगर आप समझना चाहो तो जो बैंकिंग यूनिट्स आपके SEZ के अंदर स्टैब्लिश हो गए, या कैफेटेरिया हो गया, या कॉमन एरिया हो गया, तो ये सारी चीजों में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरी आउट नहीं हो रही बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का पार्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SEZ। तो ये सारी चीज अपन को यहाँ पर बताई जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द एरियाज फॉलोइंग विद इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बी डिमार्केटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट or any authority specified by it as the processing area for setting up unit for activities being manufacture of goods or rendering of services. These area exclusively for trading and warehousing purpose or non-processing areas for activities other than स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज ए और बी अबव, यानी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और सारी सपोर्ट एक्टिविटी आपके नॉन प्रोसेसिंग जोन के अंदर जाएगी। आप चाहे वहां एग्जांपल लिख सकते हैं जो आपके बैंकिंग यूनिट्स हो गए या आपके कॉमन एरियाज हो गए जो आपको फैसिलिटेट करते हैं प्रोसेसिंग करने के अंदर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन को बताई जा रही है दैट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटीज और सेस। अब अपन ने SEZ के स्टैब्लिशमेंट के टाइम ही डिस्कस करा था, SEZ को बेनिफिट गवर्नमेंट खूब सारे देती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशन। क्लियर, एग्जेम्पशंस या कंसेशंस वो क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। एंड साथ ही साथ अपन ने डिस्कस करा था कि SEZ मैन्युफैक्चर करके डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है, डेफिनेशन अपन ने डिस्कस करी थी DTA की, क्या होता है, सेम कंट्री के अंदर SEZ के अलावा वाला सारा एरिया क्या हो जाएगा आपका डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। क्लियर, तो आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, रीजन बीइंग क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको सारे के सारे बेनिफिट्स दिए हैं। सो उससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान ना हो इसके लिए इस सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन है। Any goods or services exported out of or imported into or procured from the DTA, that is domestic tariff area, by a unit in SEZ or a developer shall, subject to such terms and conditions and limitation as may be prescribed, be exempt from payment of taxes, duties or cess under all enactments specified in the first schedule। यानी ये अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई भी चीज प्रोक्योर कर रहे हैं इनको विदाउट टैक्स दी जाएगी ताकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। अब ये फाइनल प्रोडक्ट बनाकर वापस डोमेस्टिक मार्केट के अंदर नहीं बेच सकते। आपने एक टर्म सुना होगा जो मोस्टली चाइना के साथ यूज किया जाता है, दैट इज डंपिंग पॉलिसीज ऑफ चाइना। क्या होती है डंपिंग पॉलिसीज? सी, पार्शली करेक्ट, ऐसा नहीं है वहां पर वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। डंपिंग के अंदर बेसिक चीज ये हो जाती है, चाइना खुद के मार्केट में सेम प्रोडक्ट कम प्राइस पे बेचता है एंड दूसरे कंट्री में जाकर ज्यादा प्राइस पे, सॉरी,
खुद के मार्केट में ज्यादा प्राइस पे बेचता है एंड दूसरे मार्केट में जाकर कम प्राइस पे बेचता है उस मार्केट को खराब करने के लिए। अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए दूसरी कंट्री में, बट चाइना क्या करता है दूसरे मार्केट को खराब करने के लिए एंड अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए कम प्राइस में दूसरे मार्केट में जाकर बेच देता है, दैट इज बेसिकली नोन एज डंपिंग। अब एक क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि सर बाकी कंट्रीज भी तो ऐसा कर सकती है ना कि चाइना में जाकर सस्ता बेचे और खुद की कंट्री में महंगा बेचे। चाइना के लोग बहुत लॉयल है, चाइना के लोग खुद के प्रोडक्ट्स के अलावा किसी और कंट्री के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, इवन दो वहां पर कोई जाकर सस्ते में बेचना चाहे तो भी। एंड दूसरी चीज, चाइना से सस्ता वैसे भी अभी तक कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता, इसलिए चाइना को ये एक एडवांटेज मिल जाता है डंपिंग यूज करने का। सो इन द सेम वे ये कंसेप्ट यहां पर यूज किया जाएगा कि अगर एसीजेड का कोई मैन्युफैक्चरर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जाकर प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग रूल्स एप्लीकेबल होंगे, यानी गवर्नमेंट सारे के सारी चीजें उसके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। रीजन, वो वापस क्या कर रहा है, मार्केट को खराब कर रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एसीजेड को स्टैब्लिश नहीं करा। क्लियर? नेक्स्ट चीज जो अपन को बता रखी है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, जो हर जगह अपना काम आ रहा है कि बोर्ड से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बोर्ड अप्रूव, रिजेक्ट या मॉडिफाई करेगा। तो बोर्ड बनाया कैसे जाता है वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट बाय नोटिफिकेशन द बोर्ड ऑफ अप्रूवल विद इन 15 days of the commencement of the act. This section also provides for composition of the board, the term of office of members, the co-option of certain person as member of the board, its meeting, quorum etc. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इन सारी चीजों से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाने की। अब ड्यूटीज पावर्स क्या रहेंगी या बोर्ड का फंक्शन क्या रहेगा? अंडर दिस सेक्शन द बोर्ड हैज अ ड्यूटी टू प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द एसीजेड। द पावर एंड ड्यूटी ऑफ द बोर्ड एरिया सबसे बोर्ड आर, सबसे पहला ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल और रिजेक्टिंग द प्रपोजल, मॉडिफाइंग सच प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजी। ये अपन ने डिस्कस करा। सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या, एप्लीकेशन चाहे किसी भी मोड के थ्रू आप लेकर जाओ, जाएगी किसके पास? अल्टीमेटली बोर्ड के पास। सो बोर्ड के पास पावर है या तो एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना या मॉडिफाई करना। अगर एक्सेप्ट हो जाती है, ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ ऑथराइज ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट इन एसीजेड, यानी एसीजेड के अंदर क्या क्या फंक्शंस कैरी आउट किए जा सकते हैं। Granting of approval or rejecting the proposal for providing infrastructure facilities in SEZ or modifying such proposal। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से रिलेटेड अपन ने एक पॉइंट डिस्कस करा, अगर डेवलपर चाहे तो किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के डेवलपमेंट करने के लिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? को डेवलपर बोलते हैं। अब को डेवलपर के केस में भी आपको सारे अप्रूवल किससे लेने पड़ेंगे? बोर्ड से। रीजन बीइंग, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर आ जाएगा? बोर्ड के ऊपर, क्योंकि परमिशन उन्होंने दी है। तो कोई ऐसा पर्सन या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को काम ना मिले जो गलत तरीके से काम करता है, या बोर्ड भी चाहता है टाइमली कंप्लीशन हो जाए एसीजेड का एंड फंक्शनिंग चालू हो जाए ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू चालू हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको जगह दे दी, इन द सेंस परमिशन दे दी उस जगह को यूज करने के लिए, फैसिलिटीज दे दी, टैक्स कंसेशन दे दिए, तो इन रिटर्न गवर्नमेंट भी चाहती है जल्दी से जल्दी आपके पास रिटर्न आए। Granting a license to an industrial undertaking referred to in section 3D of IDR, that is Industrial Development Regulation Act, if such undertaking is established as a whole or part thereof or proposed to be established in a SEZ। यानी अगर आप कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं SEZ के अंदर, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना। एक तो अभी तक अपन डिस्कस कर रहे थे SEZ का एरिया एस्टैब्लिश करना, फैसिलिटीज डेवलप करना। अब कोई फंक्शन करना चाहता है उस पर्टिकुलर एरिया में, उनको लाइसेंस देने का भी काम किसका रहेगा? बोर्ड का। डिस्पोजिंग ऑफ अपील्स preferred under section 15 clause 4 and under section 16 clause 4 of the act, and last performing any other such function as may be assigned to it by the central government। क्योंकि बोर्ड प्राइमा फेसी फर्स्ट फेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनको ऑथराइजेशन दे रखा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट है उसको सॉल्व आउट करना, एंड कोई भी और फंक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेट करती है आपके परफॉर्मेंस के लिए, तो वो भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये लास्ट पॉइंट हमेशा आपको कॉमन मिलता है, रीजन बीइंग एक्ट में अमेंडमेंट बार बार करना पॉसिबल नहीं होता। सो लास्ट पावर के अंदर मोस्टली आपको एक ओपन एंडेड पावर दी जाती है कि और भी कोई फंक्शन जो अथॉरिटी आपको देगी आपको वो भी डिस्चार्ज करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज अमेंड करना बार बार बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लमैटिक हो जाता है।
इसीलिए लास्ट आपने ओपन पावर दे दी, परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज मे बी असाइन टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफर ऑफ एसीजेड इन सर्टेन केसेस। परमिशन कौन दे रहा है? बोर्ड। किसके कंसल्टेशन के साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। क्यों दे रहा है? कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब वो फंक्शंस अगर डिस्चार्ज नहीं किए जा रहे तो आपका लेटर क्या हो सकता है या अप्रूवल क्या हो सकता है? सस्पेंड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 द बोर्ड हैज द पावर टू सस्पेंड द लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू द डेवलपर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द बोर्ड में ऑर्डर फॉर सस्पेंशन। सबसे पहला, द डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन और परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड टू हिम। Second, the developer has persistently defaulted in complying with the directions of the board। यानी बार बार बोर्ड की तरफ से आपके पास रिमाइंडर आते गए, कुछ चीजें सही नहीं हो रही थी या कुछ चीजों को चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, बट हर बार आप बोर्ड के डायरेक्शन से ऑर्डर्स को इग्नोर कर रहे हो, उसके बेसिस पे काम नहीं कर रहे। द डेवलपर हैज वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर ऑफ द लेटर। यानी जिस शर्तों पे आपको अप्रूवल दिया गया था उसके हिसाब से आप काम नहीं कर रहे तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेवलपर इज सच दैट ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड टू हिम बाय द लेटर ऑफ अप्रूवल। यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप प्रॉपरली अपने एसीजेड को फंक्शन करवा सको या अपने ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर सको। उस पर्टिकुलर केस के अंदर भी आपका ऑथराइजेशन कैंसिल किया जा सकता है। अब जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, क्या होता है? यानी आपके पास सारे प्रूफ है, सारी चीजें है, बट स्टिल यू विल गिव द अदर पार्टी एन ऑप्शन टू प्रेजेंट हर हिज और हर व्यूज। यानी अगले की गलती है या कुछ भी है बट स्टिल आपको नोटिस, आप उसको नोटिस सर्व करेंगे एंड उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो बिफोर सच सस्पेंशन 3 months notice should be given by the board in writing stating the grounds on which it proposes to suspend the letter of approval and also consider any cause shown by the developer within the period of that notice अगेंस्ट द प्रपोज सस्पेंशन। यानी अगर उसके पास कोई वैलिड या जस्टिफाइड रीजन है तो उसको वो प्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा एंड उसके बेसिस पे जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑल्टरनेटिवली द बोर्ड में परमिट द लाइसेंस ऑफ अप्रूवल टू रिमेन इन फोर्स subject to the further terms and condition as it may think fit। such terms and condition will be binding on the developer। यानी जो भी सिचुएशन हुई, डिस्कशन हुआ, उसके बाद अगर बोर्ड डिसाइड करता है कि लेटर ऑफ अप्रूवल कंटिन्यू रहना चाहिए तो जो भी अमेंडमेंट्स होंगे आपके टर्म्स कंडीशन के अंदर वो आपको बता दिए जाएंगे एंड उसी बेसिस पे आप आगे फंक्शन करेंगे। वो चीज आपको बताई गई है। सो जो नेक्स्ट पार्ट अपने लिए रहने वाला है दैट इज ऑफ, जैसे अपन ने डिस्कस करा पूरा चैप्टर अपन ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अपन को बताया गया डेवलपमेंट कमिश्नर। अब बोर्ड अपॉइंट कर दिया। तो अगर अपन हायरार्की समझे, सबसे ऊपर आ गई अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बोर्ड बनाया। अब उन्होंने डेवलपमेंट के लिए क्या बना दिया? डेवलपमेंट कमिश्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर वन और मोर एसीजेड एंड सच ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज टू असिस्ट द डेवलपमेंट कमिश्नर। यानी ग्राउंड लेवल पे फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। The development commissioner should take the following step to ensure speedy development of the SEZ and promotion of exports। सबसे पहला, should guide the entrepreneur for setting up units in the SEZ, should ensure and take suitable step for effective promotion of exports from the SEZ, that is exports बढ़ाने के लिए, क्योंकि basic purpose SEZ का क्या है? Exports बढ़ाना। should make proper coordination with the central or state government department concerned agencies with respect to or for the above purpose। यानी अगर किसी को भी हेल्प या गाइडेंस चाहिए एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड या एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड तो अथॉरिटीज से उनका कोऑर्डिनेशन कराकर उनका जल्दी से जल्दी काम करवाना। should monitor the performance of the developer and the units in SEZ। रीजन बीइंग क्योंकि डेवलपर चाहे तो एक से ज्यादा भी SEZ एस्टैब्लिश कर सकता है, तो अगली बार उसको परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहना काम किसका हो जाएगा? कमिश्नर का। शुड, ये लास्ट अगेन ओपन एंडेड, शुड डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन असाइन टू हिम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और डेलीगेटेड बाय द बोर्ड। यानी बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो भी काम बोलेगी वो भी आपको करना पड़ेगा। According to section 12, the development commissioner to be overall in charge of SEZ and can exercise administrative control and supervision over the officers and employees।
Further, the development commissioner may call for information from developer or units as it may be necessary to monitor the performance of the developer or the unit. यानी टाइम टू टाइम आपसे इंफॉर्मेशन अगर कुछ मंगानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट हुआ या कोई भी और इंफॉर्मेशन आपसे मंगाई जा सकती है. नेक्स्ट आ जाता है अपने लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसईजेड स्टैब्लिश करने की कि वन पॉइंट पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी. अब अपन ने कंसेप्ट भी डिस्कस करा था, दैट वाज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स. वो क्या था? कल डेफिनेशन पार्ट में अपन ने डिस्कस करा था. ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स क्या था? अलग से ब्रांचेस ओपन करना जहां उनका स्पीडी सारा का सारा प्रोसेस हो जाए. इन द सेम वे आपने सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म पे काम करना चालू कर दिया, यानी वहां पर ही एक ऑफिस टाइप स्टैब्लिश कर दिया जहां से वन पॉइंट आपको सारी की सारी परमिशंस मिल जाएगी जो आपको चाहिए. एक्सपोर्ट से रिलेटेड या गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प या अप्रूवल चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, तो वहीं से सारी की सारी चीजें आपकी प्रोसेस हो जाएगी. रीजन बीइंग आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़ेगा जो अदरवाइज आपको जाना पड़े.